हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स के बारे में। मैं हूं डॉक्टर राकेश चौरे। तो चलिए बात करते हैं क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स के बारे में। आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। साथ में ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझना पड़ेगा। इसका एक वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बेसिकली आपको पता है कि सिग्मा पाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, तो वो सिग्मा स्टार पाई स्टार और नॉन बॉन्डेड सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डेड पाई स्टार ट्रांजिशन कर सकता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स है ट्रांजिशन के। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझ में आता है तो आप आसानी से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम समझ सकते हैं। तो ये एक एनर्जी डायग्राम है जिसमें ट्रांजिशन लेवल्स को बताया गया है इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ जो नीचे एक एनर्जी लेवल दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो होगी किसकी, वो होगी सिग्मा सिग्मा स्टार की, फिर होगी एन सिग्मा स्टार की, फिर होगी पाई पाई स्टार से। इस तरह से एनर्जी लेवल चलता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का CH4 का। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं, और ये जो हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं ये चारों कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इनके बीच में सिग्मा बॉन्डिंग है। और जब इनके बीच में सिग्मा बॉन्डिंग है तो इनमें ट्रांजिशन कौन सा होगा, जी हाँ, इसमें ट्रांजिशन होगा सिग्मा सिग्मा स्टार। तो CH4 के मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, जबकि CH4 के मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। जबकि अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे कि ये मीथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये सिंगली बॉन्डेड है, जबकि ये ऑक्सीजन भी सिंगली बॉन्डेड है, और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन भी सिंगली बॉन्डेड है। मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहला ट्रांजिशन तो फिक्स हो गया सिग्मा सिग्मा स्टार का। इसके अलावा क्योंकि ऑक्सीजन एक इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है ये एक हेटेरो एटम कहलाता है। इसके ऊपर होते हैं इस तरह से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे दूसरा ट्रांजिशन हो सकता है एन सिग्मा स्टार। मतलब इस मॉलिक्यूल के पास 2 ट्रांजिशन हो गए, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार। अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें, तीसरा एग्जाम्पल ये है हमारा इथीन का मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो यहाँ एक सिग्मा सिग्मा स्टार तो पॉसिबल है, साथ में पाई पाई स्टार भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे एन सिग्मा स्टार नहीं होगा क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार। तो अभी तक हमने 3 मॉलिक्यूल्स देखे। तीनों मॉलिक्यूल में आपने क्या देखा, सबसे पहले मॉलिक्यूल में सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन था, दूसरे मॉलिक्यूल में सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार, तीसरे मॉलिक्यूल में सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन था। अब हम चौथे मॉलिक्यूल के तरफ चलते हैं। चौथा ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है। एसीटोन में आप देख रहे हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब यहाँ सिग्मा सिग्मा स्टार रहेगा। और ये जो कार्बन है इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
साथ ही एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसमें ट्रांजिशन कौन कौन से होंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए नॉन एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा। मतलब इस एक एटम में, इस एक मॉलिक्यूल में 4 ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो एसीटोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चारों ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे और ये यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल वो होते हैं जो अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब जिनके पास सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो, तो वही मॉलिक्यूल जो होंगे वो यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। और जो यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे ऑब्वियस सी बात है वो क्रोमोफोर में दिखाई देंगे। तो अब आइए बात करते हैं क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर बेसिकली क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा पार्ट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस मटेरियल को कलर देता है। तो लाइट कौन सी है, लाइट है यूवी और विजिबल, दोनों लाइट्स हैं। तो जनरली ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कलर इम्पार्ट करेंगे। तो क्रोमोफोर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है कैरियर, यानी कलर को कैरी करने वाला, कलर को दिखाने वाला। तो क्रोमोफोर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पे क्रोमोफोर का अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि इनमें डबल बॉन्ड जो होगा वो अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, मतलब ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम वाले होंगे क्रोमोफोर्स। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है, अगर आप गाजर देखेंगे, कैरेट देखेंगे, तो कैरेट का जो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो बीटा कैरोटीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट पोजीशन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और गाजर का कलर जो है वो बीटा कैरोटीन की वजह से ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक और कंपाउंड है जो कहलाता है लाइकोपीन। ये जो लाइकोपीन है ये टमाटर को उसका रेड कलर देता है। ये लाइकोपीन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, और ये जो लाइकोपीन है इसी की वजह से टमाटर का जो कलर है वो कैसा है, तो रेड कलर का है। तो ये जो लाइकोपीन और बेटा कैरोटीन है ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्रोमोफोर्स हैं। तो क्रोमोफोर के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है या कौन कौन से कंपाउंड जो क्रोमोफोर कहलाते हैं, तो आप देख सकते हो कि इथीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्रोमोफोर कहलाएगा, इथाइन का जो मॉलिक्यूल है वो क्रोमोफोर कहलाएगा, कीटोन जो है वो क्रोमोफोर कहलाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे जो है क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पाई पाई स्टार ट्रांजिशन दिख रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पाई पाई स्टार के साथ एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी दिख रहा है, यानी मैं बात कर रहा हूँ यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। इसलिए मैंने सिग्मा सिग्मा स्टार की बात नहीं की क्योंकि सब में सिग्मा सिग्मा स्टार तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, लेकिन बेसिकली हमको क्या देखना है कि किस में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन मॉलिक्यूल में इथीन और इथाइन में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन दिख रहा है, जबकि
इस कार्बोनाइल ग्रुप में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको पाई स्टार के साथ साथ एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिल रहा है। तो इस बेसिस पर, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पाई स्टार वाले और दूसरे पाई स्टार और एन पाई स्टार दोनों वाले। तो दो तरह के क्रोमोफोर के एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हैं। ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया जिसमें सिर्फ पाई स्टार है, और बाकी सारे जितने हैं इन सब में एन पाई स्टार आपको मिल जाएगा पाई स्टार के साथ। तो दो तरह के क्रोमोफोर्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सोक्रोम्स की। ऑक्सोक्रोम जो होते हैं ये एक ऐसा ग्रुप होता है एटम में जो कि क्रोमोफोर को मॉडिफाई करता है, उसके लाइट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब ऑक्सोक्रोम जो है वो किसी कंपाउंड में अकेला भी जुड़ सकता है लेकिन वो कलर इम्पार्ट करने में मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ पहले से कोई क्रोमोफोर मौजूद है और वहाँ ऑक्सोक्रोम जुड़ जाए तब वो कलर को और भी इंटेंस कर देगा, और भी गहरा कर देगा। वो कहलाएगा ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो बेसिकली कलरलेस कंपाउंड होते हैं, वो खुद में उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन वो जब किसी ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं जो पहले से क्रोमोफोर लिए हो तो उनका कलर, उस कलर की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो वेवलेंथ को अल्टर करते हैं। ऑक्सोक्रोम कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम एसिड और बेस ग्रुप हो सकते हैं। ये कुछ ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH, NH, NH2, OR, NHR, NR2, ये सारे जो हैं वो ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल्स हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम काम करता है। ये एक देखिए, ये है एक बेंजीन की रिंग। तो जब बेंजीन जो आपने देखा होगा, बेंजीन जो होता है कलरलेस होता है। बेंजीन में जैसे ही नाइट्रो ग्रुप जुड़ते हैं वैसे ही बेंजीन बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब अगर आप यहाँ कलर की बात करेंगे तो बेंजीन तो कलरलेस है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप बेंजीन कलरलेस है। नाइट्रो ग्रुप जैसे ही जुड़ा बेंजीन में या नाइट्रो बेंजीन बना, वो बन गया येलो कलर का, दिख रहा है आपको। तो बेंजीन कैसा बन गया, नाइट्रो बेंजीन बन के येलो कलर का हो गया। ये किसके वजह से हो गया, ये क्रोमोफोर की वजह से हो गया। सेम फिर ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन में NH2 ग्रुप जोड़ दिया। NH2 ग्रुप यानी एक ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया। यहाँ आप देख रहे हैं NH2 ग्रुप आपको दिख रहा होगा। NH2 ग्रुप यानी एक ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया। जैसे ही ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया तो कलर में क्या चेंज होगा आप देखें। पहले नाइट्रोबेंजीन का कलर था येलो, वो कलर चेंज हो गया, इंटेंसिटी बढ़ के डार्क येलो कलर में चेंज हो गया, यानी कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। किसकी वजह से, ऑक्सोक्रोम की वजह से। फिर अब अगर मान लो हम बेंजीन में, ये जो बेंजीन है इसमें डायरेक्ट हम NH2 जोड़ दे यानी ऑक्सोक्रोम जोड़ दे तो क्या होगा। बेंजीन कलरलेस है, उसमें NH2 भी कलरलेस है ना। उसको हमने जोड़ दिया तो क्या होगा, तो ये एनिलीन बन जाता है। लेकिन जब कलर हम देखते हैं तो बेंजीन का कलर कलरलेस है, एनिलीन का कलर भी कलरलेस होगा। तो यहाँ आप साफ देख रहे हो कि जब तक क्रोमोफोर नहीं जुड़ेगा ऑक्सोक्रोम काम नहीं करेगा। मतलब कलरफुल इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्रोमोफोर के बाद ऑक्सोक्रोम का जुड़ना जरूरी है। तो ये है ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।